चलो सबको गुड मॉर्निंग। तो हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं जी? चार कोष्ठक, चार फाटक। और हृदय का जो है अशुद्ध भाग किसमें रहता है? ब्लड का दायां भाग में, जबकि बायां भाग में क्या रहता है? शुद्ध ब्लड। तो बायां में रखना है शुद्ध, और दायां में। और वैसे भी हम लोग बाएं चलते हैं ना गाड़ी पे, मतलब रोड पे क्या चलते हैं? बाएं चलते हैं। तो बायां क्या होता है? शुद्ध होता है, साफ सुथरा होता है, यही तरीका होता है। तो बायां में याद रखना है कि शुद्ध ब्लड रहेगा, प्योर ब्लड। चलो, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। आज जो ये टॉपिक तुम लोग का खत्म हो जाएगा, जो कि टॉपिक है राष्ट्रीय आय। पहला हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय देख लिए थे, अर्थव्यवस्था का परिचय देख लिए थे, इकोनॉमिक का टॉपिक। और दूसरा टॉपिक आज पढ़ा रहे थे राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय में हम लोग पढ़े थे कि राष्ट्रीय आय क्या है। उसके बाद राष्ट्रीय आय का जो है प्रतिपादन किसने किया था, इसमें देख लिए थे कि सर्वप्रथम। उसके बाद एक सामान्य तौर पे देखे थे, और दूसरा देखे थे वैज्ञानिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि राष्ट्रीय आय के जानने के क्या सब स्रोत हैं, उसमें देखे थे। अगला टॉपिक, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक पढ़े थे कि राष्ट्रीय आय के क्या था दीपक? राष्ट्रीय आय की कुछ टर्मिनोलॉजी था, क्या था? नहीं, उसको नहीं, ये तुमको क्या लिखवाए थे, मतलब ये संबंधित शब्द से संबंधित शब्द था। फिर आएंगे शब्द, जिसमें हम लोग पढ़े थे मूल्यह्रास पढ़े थे, अंतिम मूल्य पढ़े थे, मौद्रिक, ये सब पढ़े थे। उसके बाद चौथा टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग? राष्ट्रीय आय से संबंधित सूचकांक। इसमें दीपक और नानक बताया भी था कि इससे मानव विकास का सूचकांक क्या होता है। ये इंडेक्स होता है, ये पैरामीटर होता है। तो इसके आधार पे हम लोग पता करते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुआ है कि नहीं। तो ये मोटा मोटी कल हम लोग पढ़े थे। अब इसी में हम लोग पढ़े थे जीडीपी पढ़े थे। क्या क्या पढ़े दीपक? जीडीपी पढ़े थे। उसके बाद एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद जीबीए, जीएनआई, और ये सब ओवरऑल मिलकर राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करता है। इतना टॉपिक कल हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग ये पांचों टॉपिक को पढ़ लेंगे, और जो है मोटा मोटी इसके बाद तुम लोग का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक बुक लाए हैं, ये परीक्षा वाणी का है, ये यूपी स्पेशल था। इसमें संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु, इसमें हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन वो करेंगे। और क्या करेंगे आज जो है, जैसे टॉपिक खत्म होगा, इस टॉपिक से तुम लोग को 10, 15, 20 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तुम लोग को लिखवा देंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में भी समझ में आएगी कैसा असल क्वेश्चन आता है। जैसे ये देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इससे जुड़ा हुआ कुछ कुछ क्वेश्चन आया है टॉपिक में। देखो, जैसे कि यहाँ कल नानक चर्चा कर रहे थे कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। ऑप्शन बता रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या, साक्षरता। राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया है। ऑप्शन है योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सीएसओ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है कुछ कुछ क्वेश्चन को भी समझेंगे। आखिर जो है राज्य और सिविल सेवा का तैयारी में कैसा क्वेश्चन आता है। तो एक चीज को ध्यान रखना, अगर जैसे कहावत है ना कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटके, सुने तुम लोग कहावत ये वाला। तो अगर हम लोग, मतलब देखो, तैयारी जो होता है वो सरकारी नौकरी का जो है, सरकारी नौकरी में कई सारा ग्रेड आता है। ठीक है, ग्रेड ए का नौकरी हो गया, ग्रेड बी का नौकरी हो गया, ग्रेड सी का नौकरी, ग्रेड डी हो गया। तो ये जो होता है नौकरी, ये ऑफिसर ग्रेड का होता है, जिसको बोलते हैं अधिकारी। ये बेसिकली जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी मतलब इसी से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो भी बनता है। और जो पीसीएस, यूपीएससी और पीसीएस मतलब बीपीएससी करता है, यूपी पीसीएस करता है, झारखंड पीसीएस करता है, जेपीएससी करता है। कई सारा अलग अलग राज्य का जो है प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए अलग अलग राज्य कंडक्ट करता है। तो इससे ग्रेड ए का नौकरी हम लोग देखते हैं। फिर ग्रेड बी का जो एसएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, फिर ग्रेड सी का, ग्रेड सी का एसएससी में भी कुछ कुछ पार्ट होता है।
और ग्रेड डी का जो क्लर्क लेवल का होता है, प्यून लेवल का होता है। तो भारत में मोटा मोटी नौकरी का यही पैरामीटर है। तो अगर ये तैयारी करोगे, इस लेवल का तैयारी करोगे, तो इसमें अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाए यूपीएससी में, तो किसी न किसी जो है प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर एसएससी का जो लेवल होता है जिसमें दरोगा वगैरह भी है, इस टाइप का भी तैयारी मतलब तुम्हारा हो जाएगा। तो हम लोग जो अपना लेवल इस प्रकार का रखेंगे, यूपीएससी टाइप का लेवल रखेंगे। तो उसमें क्या होगा कि दोनों चीज हम लोग पढ़ते चलेंगे, कंसेप्ट प्लस फैक्ट, और इसी दोनों से जुड़ के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी दोनों से जुड़ के क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग जब यूपीएससी का लेवल का तैयारी कर लेंगे, ये बुक तुमको दिखाने के लिए लाए हैं कि किस प्रकार से, देखो पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएएस में, पीसीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम लोग को भी समझ में आएगा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेवल का तैयारी हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक तुम लोग का बिहार दरोगा का तैयारी हो जाएगा, बिहार एसएससी की तैयारी होगा। बस थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। जैसे कल चर्चा कर रहे थे हम लोग कि बिहार दरोगा की पीटी में क्या आता है, 5 क्वेश्चन पहले 2017 सब में जब हम लोग देते थे, उस समय जो नहीं आता था क्वेश्चन। हाँ आओ बेटो। तो पहले जो हम लोग 1717, 2213, 2446, तो दोनों 2 दरोगा के एग्जाम में नहीं आता। उसके बाद से 5 क्वेश्चन मैथ का आने लगा, फिर इंग्लिश का भी आने लगा। तो हमको ये सिलेबस से पता चलेगा कि पीटी में क्या सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत अपने आप को ट्विस्ट करेंगे। मेंस में देखेंगे भाई 12 से 15 क्वेश्चन मैथ का पूछ रहा है, तो मैथ को भी थोड़ा पढ़ लेंगे। बाद बाकी जीके का यही लेवल हम लोग का इसी प्रकार से रहेगा। तो आज जो है, जो भी कल बचा हुआ टॉपिक था दीपक, आज उसको हम लोग कंप्लीट करके राष्ट्रीय टॉपिक खत्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तुम लोग का ज्योग्राफी का क्लास चलेगा। 2 टॉपिक इधर खत्म, उसके बाद ज्योग्राफी में क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनएसओ का नाम सुने हो तुम लोग नानक? एनएसओ, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, कई जगह क्वेश्चन आता भी है ना। एनएसओ का गठन कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम सुने हो? अभी जो कर रहे थे, यही राष्ट्रीय आय को जो है यही गणना करता है। तो ये सब छोटा सा टर्मोलॉजी है, अभी इसको चीज को करते चलेंगे। तो कल दीपक हम लोग लिखे थे, पहला टॉपिक लिखे थे जीडीपी। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसके बारे में आज थोड़ा विस्तार से थोड़ा समझाते हैं। हालांकि तुम लोग को उतना जरूरत नहीं है, लेकिन इसको क्या लिखते ही जाओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है दीपक? तुम तो पढ़े होगे पहले। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु, अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें पॉइंट लिखो, किसी देश के, इसमें लिखो किसी देश के, रुको एक मिनट रुको। जैसे तुमको ये बोले ना जीडीपी लिखने के लिए, तो कोशिश करना कि इसके तरह से लिख लेना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, जुबान पे चढ़ेगा कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी क्योंकि देखो नया टर्मिनोलॉजी है, अभी तुम लोग 12th पास करके आए हो। अभी क्या है कि ये सब चीज को थोड़ा समझना। ऊपर से क्या है, तुम लोग का स्ट्रीम था साइंस, तो इकोनॉमिक्स सबको उतना पढ़े नहीं होगे, आर्ट्स वार्ट्स को उतना पढ़े नहीं होगे। तो जब तुम लोग को कंपटीशन देना है, आगे चल के एग्जाम देना है, तो कोशिश यही करना कि जहाँ हिंदी टर्मिनोलॉजी आए, जहाँ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आए, उसको लिख लेंगे, ताकि क्या है कि याद भी हो जाएगा और बार बार क्या है जहन में भी रहेगा, तो समझ में भी बेहतर तरीके से आएगा। तो लिख रही है जीडीपी, देखिए क्या लिखे दीपक? किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा, किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत
एक वर्ष में फिर से बोल रहे हैं बादल, अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित निवासियों के द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक है। इसमें नानक ये टॉपिक जो पढ़े तुम अभी, इसमें 2-4 गो टर्मिनोलॉजी है, हमको बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है। अपनी भौगोलिक सीमा के अंदर पहले तो क्या है कि एक, जैसे हम लोग देखो मैप घर में रखा हुआ लेके आ नहीं पा रहे, एक अपने देश का सीमा है जो हम लोग चौदी देखते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, और इसमें क्या क्या साफ साफ मेंशन है कि अपने देश के समान निवासियों द्वारा अपनी भौगोलिक सीमा, यानी देश के अंदर। हो सकता है कि जब नेपाल का जीडीपी निकालना हो, पाकिस्तान का जीडीपी निकालना हो, यूएसए का, तो क्या होता है यूएसए के लोग बाहर भी रहते हैं और यूएसए के लोग वहां देश में भी रहते हैं, तो ये बाहरी आय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। इसमें क्या भौगोलिक सीमा अंतर्गत एक वर्ष में, क्या बोले शिवम, एक वर्ष में, ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवाओं का ये मौद्रिक मूल्य को भी अंडरलाइन करो, मौद्रिक मूल्य, ठीक है। तो ये 3-4 चीज पॉइंट था जो कि हम लोग अंडरलाइन करेंगे ताकि ये याद आ जाए। तो अगला पॉइंट लिखो नानक इसमें, सकल घरेलू उत्पाद की गणना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, देखो इधर बादल लिख दिए हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ब्रैकेट में लिखो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसको ब्रैकेट में यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है शिवम, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय जीडीपी की गणना जो है कौन करता है। हाँ बेटो, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा। तुम लोग अगर कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दिया होगा तो तुम लोग कहीं नाम सुने होंगे NSO के बारे में। बैठ जाओ जल्दी। सकल घरेलू उत्पाद की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, STATICAL ऑफिस, कार्यालय में ऑफिस, स्टैटिस्टिकल, ठीक है। तो ये NSO जो है इसका क्या करता है, यही गणना करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखो, ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ब्रैकेट में IMF, ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय, नानक लिखो अच्छा से, बादल लिख नहीं पा रहा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको ब्रैकेट में लिख दो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सब जब ज्योग्राफी, ये जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ये सब शब्द बार बार आएगा, ये सब शब्द जो है ना बार बार आएगा। देखो ज्योग्राफी ये जो है टॉपिक तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता होगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है इकोनॉमिक्स से, कुछ ही क्वेश्चन होता है, तुम लोग रट्टा मार के पढ़ लोगे तो उतना हो जाओगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी जब एग्जाम कोई पास में नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ लो कि समझ भी डेवलप हो जाए। एक चीज तो नानक समझ लो लाइफ में कि कोई चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। जैसे तुम एग्जाम देने जा रहे हो, मैथ 5 ही क्वेश्चन होता है, मैथ छोड़ देते हैं, करंट अफेयर 4 ही क्वेश्चन होता है, छोड़ते हैं। अब वो समय चला गया, जैसे अभी तुम ही चर्चा कर रहे थे कि 80 कट ऑफ जाएगा, 90 कट ऑफ जाएगा दरोगा का पीटी में, मध्य निषेध में आएगा ना। तो कोई लड़का जो 2 नंबर से बाहर हो रहा है, कोई लड़का 4 नंबर से बाहर हो रहा है, ठीक है, तो वो जो 76 नंबर हमको आ रहा है, तो 4
और अगर तैयारी बेहतर हो जाए तो मेरा 80 नंबर आ जाएगा, कट ऑफ के अंदर हो जाएंगे। तो वो 4 तैयारी यही है। आदमी क्या होता है, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को पढ़ लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को कम पढ़ता है, बायोलॉजी को ज्यादा पढ़ लेता है, मैथ को पढ़ लेता है, रीजनिंग को नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम लोग को समग्र अध्ययन करना है, हर चीज को पढ़ते हुए जाना, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते इस कॉन्फिडेंस से जाए कि हम तो सब पढ़ दिए भाई, कोई कुछ नहीं छोड़े हैं, दिन रात मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस सेट मारे हैं, रिवीजन किए हैं, डिस्कशन किए हैं। और मेरा जब हम मारते थे, मतलब डेली हम प्रैक्टिस सेट मारते थे, तो मेरा डेली स्कोर 65 to 70 के बीच में जाता था, प्लस ही जाता था। तो वहां पर यहाँ जो स्कोर जा रहा है उससे हमेशा वहां 10-12 नंबर ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, यही सब चीज तुमको कॉन्फिडेंस देगा अंदर से। पहले ही नानक चला गया था एग्जाम में, सर इस बार तो हम पढ़े ही नहीं है, क्या आएगा दरोगा, और यही माइंड सेट लेके जाते हैं कि जितना दिन पढ़े हैं बहुत पढ़े हैं, और उसी तैयारी से हम बिहार पुलिस में निकाल रहे हैं, तो हो सकता है 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और बेहतर आए। तो तुम लोग का माइंड सेट का सब खेला है। तो ये क्या लिखे दीपक इसके बारे में, ये मानक अंतरराष्ट्रीय कोष यानी IMF, विश्व बैंक, विश्व बैंक, कोमा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक संगठन, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, तथा संयुक्त राष्ट्र, तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकलित किए जाते हैं। तो ये एक हम लोग का ये वाला हो गया सकल घरेलू उत्पाद। हम लोग का फिर से बोल रहे हैं, ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकलित किए जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NSO है, और जो है एक देश के एक मतलब वर्ष में भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम मूल्य और सीमा का मौद्रिक मूल्य, ये चीज है। ठीक है, अगला था हम लोग का NDP यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगला 2 नंबर जो लिखवाए थे ये NDP, अगला वो लिखो शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक क्या होता है, जैसे एयरलाइंस होता है, एक होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस, एक होता है इंटरनेशनल एयरलाइंस। डोमेस्टिक का मतलब क्या, हमको भारत से, यहाँ बिहार से जाना है, पटना से जाना है कहाँ, कलकत्ता, पटना से जाना है दिल्ली, पटना से जाना है चेन्नई, तो ये क्या हुआ, डोमेस्टिक एयरलाइंस हो गया। और पटना से हमको जाना है, अगर जो है हम लोग को जाना है पटना से अगर किसी देश दूसरे बाहर, तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो गया। तो यही डोमेस्टिक का मतलब क्या हो, घरेलू हो गया। और तुम लोग एगो सुने होगे टर्मिनोलॉजी डोमेस्टिक वायलेंस, सुने हो, मतलब घरेलू हिंसा। ठीक है, तो ये सब शब्द क्या होता है, धीरे धीरे तुम लोग को भी अंग्रेजी का कुछ सीखते सीखते, सुनते सुनते नया नया शब्द तुम लोग के स्टॉक में आने लगेगा। तो यही है शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके बाद दीपक थोड़ा सा लिख लो, किसी देश की अर्थव्यवस्था का, किसी देश की अर्थव्यवस्था का किसी देश की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में जब ह्रास मूल्य, जब ह्रास मूल्य, ह्रास मूल्य के बगल में भी लिख लो घिसावट मूल्य, ऐसे ऑब्लिक होता है ना, या तो ह्रास मूल्य या घिसावट मूल्य, दोनों दोनों लिखना, दोनों टर्मिनोलॉजी आता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट मूल्य या फिर ह्रास मूल्य को घटा दिया जाता है, को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तब NDP प्राप्त होता है, NDP प्राप्त होता है। इसमें लिख लो NDP बराबर GDP माइनस
ह्रास मूल्य, इससे तो दीपक बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मतलब इसको लिख रहे हैं, यही फॉर्मूला है इसका। एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन है? जीडीपी जो हम लोग लिखे एक वर्ष के अंतर्गत अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, उसमें जो ह्रास मूल्य को घटा दिए तो यहाँ क्या लिखा है? शुद्ध। क्या लिखा है? क्वेश्चन क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो यहाँ शुद्ध की बात हो रहा है, तो इसमें क्या मूल्य ह्रास को हटा दिए। ये फॉर्मूला लिख लो दीपक, ये वाला। हाँ, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस ह्रास मूल्य या मूल्य ह्रास या फिर घिसावट मूल्य। हाँ, अगला क्या लिखा है? तीसरा नंबर जी भी है, लिख दो। सकल मूल्य संवर्धन। तीसरा नंबर लिखना, सकल मूल्य संवर्धन। सकल मूल्य संवर्धन ब्रैकेट में ग्रॉस वैल्यू एडेड। सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। एडेड संवर्धन। चलो इसके बारे में लिख लो जरा, 2 पॉइंट लिखो। किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उसके घरेलू सीमा में, उसके घरेलू सीमा में उत्पादित, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उसके घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाला, मूल्य में होने वाला कुल वृद्धि का योग होता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं बादल, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान घरेलू सीमा की, घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाला कुल वृद्धि का योग होता है। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है सकल मूल्य संवर्धन। बस ये है कि भारत में, अगला पॉइंट लिखो दीपक, भारत में जीवीए पॉइंट में, भारत में जीवीए, जीवीए द्वारा, जीवीए द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत, राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत 2015 से किया गया। अगला, अगला इंपॉर्टेंट है। अगला क्या था देखो तो शिवम, अगला क्या था? चौथा नंबर जीएनआई को क्या लिखवाए थे हिंदी में? हाँ, तो यही राष्ट्रीय आय है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखो सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये वाला जो है ना नानक, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर जो लिखाए थे जीवीए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है ये चौथा वाला सकल राष्ट्रीय आय। इसके बारे में लिखो, किसी देश के नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी समयावधि में, नागरिकों द्वारा, किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी समयावधि में, समयावधि समय प्लस अवधि, किसी समयावधि में
उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी समयावधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय का योग GNI कहलाता है। लिखे सेवा कुछ छूटा है? ठीक है, तो ये चीज है, इसमें दो पॉइंट है दीपक कि जैसे इसकी गणना कौन करता है, विदेशों से अर्जित देखो पैसा, देखो तुम लोग RBI भी पढ़ाएंगे, SBI पढ़ाएंगे, तो बैंकों का बैंक कौन कहलाता है शिवम? RBI कहलाता है। तो विदेशों से संबंधित मुद्रा या मुद्रा संबंधित कोई भी नियम कानून कौन लाता है? RBI के द्वारा लाया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और विदेशी धन क्या होता है दीपक? किसी चीज का निर्यात होता है। देखो हाँ, इस बात को हम समझाते हैं। जैसे देखो हम लोग क्या है कि जो है क्रूड ऑयल या कच्चा जो तेल होता है उसके लिए क्या है, हम लोग विदेश पे निर्भर है, ठीक है। अपना खुद का वैसा हमारा क्या है, कच्चा तेल का उत्पादन होता नहीं है, तो हम लोग को जो है क्रूड ऑयल, जो तुम लोग पेट्रोल तुरंत गाड़ी में डाल देते हो, उसके प्रोसेसिंग में जानते हो कितना समय लगता है? वो जो है हम लोग को आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जब विश्व का भूगोल पढ़ोगे देखोगे उसमें कई सारे देश हैं, जैसे वेनेजुएला के बारे में तुम लोग पढ़े हो दीपक? अभी एक दरोगा में BPSC क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व के किस देश में तेल का भंडारण सबसे अधिक है? वेनेजुएला। तो वही वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका का देश है, तो वहां पे तेल का बहुत ज्यादा जो है मात्रा में जो है वो है, मतलब वहां पर क्या संचित भंडार है। वेनेजुएला में हो गया, रसिया में हो गया, अमेरिका में भी है, और खास करके जो गल्फ कंट्री है, सऊदी वाला, ईरान वाला हो गया, तो ये सब ओमान सब में क्या है, तेल का बहुत भंडार पाता है। वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, वो इसी कच्चा तेल के कारण से हुआ है। तो गहराई में क्या है कि उसको तेल को निकाला जाता है। उसको तेल को निकाल के क्या होता है नानक, वो हम लोग भारत में क्या होता है, इंपोर्ट होता है, भारत में आया, और यहाँ बहुत सारा प्रोसेसिंग प्लांट है, उसी से कई सारा उत्पाद बनता है, गैस बनता है, पेट्रोलियम उत्पाद जितना भी आता है तो उसी से वो बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल होता है, पेट्रोलियम वो जेली जो होता है, कई सारी चीज बना। तो उसमें जैसे कि बाहर से कुछ मंगवाए, तो हम लोग क्या है, जैसे तुम लोग पढ़ते हो कि भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है, और रूस का मुद्रा क्या है, रूबल है। तो हम लोग को क्या है कि जैसे तुम लोग गए, जैसे कई सारा लड़का यहाँ से घूमने के लिए जाता है, कहीं नेपाल भी जाता है, तो नेपाल में हालांकि इंडियन करेंसी चल जाता है, लेकिन तुम लोग कोई देश जाओगे तो इंडियन पैसा को भजाना पड़ेगा। भजाना मतलब तुम यहाँ 1000 रुपया दिए और वहां पे तुमको जो भी अमाउंट है वो दिया। जैसे अभी क्या है कि जो है अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर। अभी डॉलर का जो भी रेट है 70 रुपया 80 रुपया जो रेट है, 100 रुपया दिए तो वो उतना पैसा तुमको दिया। और नेपाल में रेट है 1.6, 100 रुपया दिए 160 रुपया वो तुमको देगा। तो ये जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विदेशी मुद्रा जो बोलते हैं, विदेशी धन बोलते हैं, वो इसी रूप में होता है, डॉलर के रूप में होता है, येन के रूप में होता है, रूबल के रूप में होता है। तो ये जब हम लोग जैसे उधर से तेल लाए तो हम लोग उसी के फॉर्मेट में पैसा देते हैं। और जब यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे चावल कतरनी चावल या कतरनी चूड़ा, जैसे GI टैग भी मिला हुआ है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जैसे हम लोग का जो है कौन सा मालदा हमको मिला है जी, मगही पान को मिला है। उसके बाद जो है मालदा हमको नहीं मिला है, कौन सा हमको मिला है, जर्दालू हमको मिला। वेरी गुड बादल, जर्दालू हमको मिला है। तो जर्दालू हम जैसे अमेरिका भेजेंगे तो अमेरिका क्या है, उसके बिहाफ पे क्या है, इंडियन करेंसी में नहीं, उसके जो है इंडियन करेंसी में वो पैसा देगा तो डॉलर को एक्सचेंज करेगा। तो वही विदेशी धन होता है या विदेशी मुद्रा होता है जो कि बाहर के कंट्री में चलता है। तो ये सब विदेशी धन या विदेशी मुद्रा संबंधित जो भी कानून आता है, जो भी रेगुलेशन होता है, वो किसके द्वारा पारित होता है, RBI के द्वारा, ठीक है। तो यही RBI है। आगे चल के जब टॉपिक पढ़ेंगे RBI क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है,
कैसे एस्टेब्लिश हुआ, इसका पुराना नाम क्या था, इसका काम क्या सब है, सब अच्छे समझ में आएगा। अभी एक पॉइंट इसी में लिखो दीपक, अगला पॉइंट है विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, अर्जित शुद्ध आय की गणना, शुद्ध आय की गणना आरबीआई, आरबीआई द्वारा की जाती है, आरबीआई द्वारा की जाती है तथा इसे सीएसओ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और सीएसओ को ब्रैकेट में लिख लो हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी इधर लिखे हैं, कहीं तो लिखे थे सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी यहां लिखे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, इसी में अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन, राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉपिक चल रहा है तो जो दो चार पॉइंट है इसमें हम लिख लेते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, ये क्वेश्चन आता है बादल, कई बार एग्जाम में आया होगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता अमेरिकी अर्थशास्त्री, अमेरिकी अर्थशास्त्री कौन है नानक, तुम्ही से क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछ देगा तुम लोग के दरोगा में, या तुम पढ़े भी होगे कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, या फिर इसका जो है ना कौन खोज किया, कौन भी निर्माण किया, या कौन इसका प्रतिपादन किया। राष्ट्रीय आय लेखांकन, 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 ठीक है, का जन्मदाता अमेरिकी अर्थशास्त्री, क्या नाम था? हाँ, तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा है जी, तुमको जो है मतलब बहुत बढ़िया इसका एडवांटेज मिलेगा आगे चल के, कभी रिटर्न का मौका मिलेगा तो। हाँ, तो कौन था दीपक, बताओ बताओ, नानक तुम लोग सीनियर हो इसीलिए तुम दोनों बताओ, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? नहीं, तुम बताओ। साइमन कुजनेट्स का नाम सुने हो तुम लोग, कभी याद आया हो? साइमन कुजनेट्स, तुम लोग पढ़े होगे, कहीं रट्टा मारे होगे, कहीं रिवीजन किए होगे, कई बार क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो ये जो है जन्मदाता का मतलब क्या हुआ कि यही जो है इसको खोज किया था, यही इसके बारे में जो है डाटा तैयार किया था, इसीलिए इसको दिया था, इसको स्टार मार के इसमें लिखना। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, साइमन कुजनेट्स यहां है, शिवम लिख लो, साइमन कुजनेट्स को माना जाता है, इसी में लिखो। इन्हें 1971 में, इन्हें 1971 में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था, 1971 में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था, भी प्राप्त हुआ था। अब बताओ, अब जो है हमारे पास ये लिख लिए। अभी तुम नानक कहाँ बोले थे? एडम स्मिथ, तुम क्या बोले थे? एडम स्मिथ बोले थे। अब जरा ओके गूगल करो, जेमिनाई से पूछो तो एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ एक प्रमुख स्कॉटिश दार्शनिक, अर्थशास्त्री और नैतिक विचारक थे, जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो कहीं पे कोमा देके कहीं पे लिख लो कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन थे? एडम स्मिथ। अब बताओ, जैसे 6 2 8 लड़का हो, अब तुम लोग कभी गलत करोगे एडम स्मिथ?
तो इसीलिए तुम लोग को कभी डाउट आए तो दो तरीका, पहले तो अपना किताब को भी खोलना पड़ता था, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, तुरंत गूगल से बोलोगे वही तुरंत बता देगा। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन हुए? एडम स्मिथ। अच्छा, मोनू नाम है तुम्हारा, मोनू। साइमन कुजनेट्स का नाम सुने हो? मोनू कौन थे साइमन कुजनेट्स? हाँ हाँ, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। और किसका ही प्रतिपादन किए थे? राष्ट्रीय आय लेखांकन का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो ये वाला हो गया, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय। तो ये चीज देख लिया। अब अगला बचा हुआ है 5वां नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर लिखो, शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी नेट नेशनल इनकम। शुद्ध, जैसे दीपक ये पानी का एक जार है या गिलास है, ठीक है, इसमें बहुत सारा गदरी बैठा हुआ है, ठीक है, गदरी बहुत बैठा हुआ है। तो इसको क्या देंगे जो गदरी नीचे बैठ जाएगा जमीन पे? किसका प्रयोग करेंगे गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए? फिटकिरी को। मान के चलो फिटकिरी दिए तो शुद्ध पानी हम लोग का निकल गया। तो शुद्ध जब भी होता है इसी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे अभी एक टॉपिक अभी तुमको पढ़ाए थे, कौन सा पढ़ाए थे तुम? जैसे एक टॉपिक अभी पढ़ाए थे, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो हम लोग क्या देखे थे? शुद्ध घरेलू जो उत्पाद होगा वो एनडीपी के अंतर्गत ही आता है। एनडीपी में जो, एनडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी में जो मूल्य ह्रास या ह्रास मूल्य घटा देंगे वही क्या कहलाएगा? एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाएगा। तो हम लोग जो शुद्ध वाला चीज होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। तो जीडीपी के अंतर्गत जीडीपी में माइनस किए तो ये मिला। उसी तरह से अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में नेट नेशनल इनकम, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं के शुद्ध उत्पादन को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति कहते हैं। शुद्ध उत्पादन को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, अब तुम लोग को ज्यादा इसमें नहीं लिखाएंगे, नहीं तो फिर दिमाग तुम लोग का जो है ना होच पोच होने लगेगा। ठीक है, अब 2-4 गो टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय को मापने का तरीका, बस 2-4 चीजों, बस इसको लिख के टॉपिक जो है इसको खत्म ही हम लोग करेंगे। इसी में अगला पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं। हाँ, इसी में जो है राष्ट्रीय आय मापन विधि, जैसे है ना दीपक, राष्ट्रीय आय मापन विधि, तो ऐसे करके जो है ABC कर देना, ठीक है, ABC। तो पहला लिखना, ये क्वेश्चन पूछा है इसीलिए एक बार लिखवा दिए। पहला लिखना आय विधि यानी इनकम मेथड। हाँ, आय विधि, ठीक है दीपक, लिख रहा आय विधि, ठीक है। दूसरा लिखो उत्पादन विधि।
तीसरा व्यय विधि, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड। इसको लिखवाएंगे नहीं, लिखने का इसको कोई मतलब नहीं, खाली समझ जाओ। मतलब जैसे इनकम कितना है मेरा, ठीक है, उसके बाद जो उत्पादन में हम लोग वो किया, उसके बाद कितना खर्चा हुआ, इस सब को हटा के जो बचा मेरे पास पैसा, वो क्या हुआ, मेरा राष्ट्रीय आय हुआ। ठीक है, तो इसी से ये तीनों निकला था, इसी तरीका पे। अब जो है, अब एगो बस लास्ट टॉपिक लिख लो, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल। वो टॉपिक खत्म हो गया, पांचों वर्ड जो लिखवाए थे टॉपिक खत्म हो गया। बस एगो ऐसे लिख लो, प्रति व्यक्ति आय। जैसे अभी नानक से वही मोबाइल में पूछवाएंगे भी कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, और भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है। ठीक है, सबसे लोएस्ट बिहार का ही है प्रति व्यक्ति आय, और सबसे ज्यादा किसका है, केरल का। तो उसमें जब ये लिख देंगे तब उसमें करंट अफेयर भी जोड़ देंगे। तो लिखे पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटल इनकम है ना। चलो अगला लिखो। अरे गोवा सब क्या है कि केवल टूरिज्म आधारित है ना। गोवा में अगर टूरिज्म नहीं होगा, पर्यटन नहीं होगा, तो क्या है, गोवा का इकोनॉमी लैप्स कर जाएगा। कभी तुम लोग को गोवा जाने का मौका मिलेगा तो कभी देखना टूरिज्म कैसे होता है, मतलब वहां पे पर्यटन स्थल का विकास कैसे होता है, बताओ बादल। जैसे भागलपुर में पर्यटन स्थल क्या सब देखते हैं, विक्रमशिला देख लिए, उसके बाद गंगा डॉल्फिन वाला कैंप देख लिए, उसके बाद कुप्पा घाट देख लिए, उसके बाद और कौन सब है, बुरहाननाथ मंदिर देख लिए, वेरी गुड। और कौन सब है, सैंडीज कंपाउंड भी है, लेकिन उस प्रकार का टूरिज्म वाला स्पॉट नहीं है। तो ये सब क्या है, हाँ कहलगांव का भी है, बटेश्वर स्थान। बटेश्वर स्थान में तुम लोग देखे होंगे कि विदेशी यात्री सब आता है जहाज सबसे, बटेश्वर स्थान रुकता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाता है। ये सब क्या है, टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट जो है आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो केंद्र होते हैं, उसके बिहाफ में जो उसका निर्माण होता है। ठीक है, या फिर कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसा होता है जो कि प्राकृतिक ऐसा मनोरम दृश्य होता है कि लोग वहां घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं चीज को। जैसे समुद्र वगैरह में जाता है लोग कोई, तो वहां पे क्या है, सनसेट वगैरह देखने जाता है, सनराइज देखने जाता है, समुद्र का वो लहर देखने जाता है, पीस ढूंढने जाता है। तो ये सब चीज उसका क्या है, उसके वजह से पर्यटन का वहां पे बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। तो अगर वो पर्यटन ही खत्म हो जाएगा वहां पे, तो पूरा देश का इकोनॉमी इलेप्स कर जाएगा। तो इस आधार पे किसी देश का, किसी राज्य का कैपिटल इनकम ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है बटा जनसंख्या, कि अगर उस राज्य का इकोनॉमी बहुत कम है, ठीक है, और वहां का जनसंख्या क्या है कि वहां पर राष्ट्रीय आय बहुत है और जनसंख्या कम है, तो इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो सकता है। जैसे सिक्किम भी था 1 नंबर पे, ठीक है, क्योंकि उसका आबादी क्या है, सबसे कम है आबादी। ठीक है, 22-23 में था। चलो इसको लिख लेते हैं। पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय किसी देश के लोगों का, या पीसीआई लिख दो ना, पीसीआई हो गया पर कैपिटल इनकम, पीसीआई से हम लोग समझ लोगे। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के लोगों का कुल देश के आय में, कुल देश के आय में, कुल देश के आय में प्रति व्यक्ति, कुल देश के आय में प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी का बंटवारा किया जाता है। जिससे यह पता चलता है, जिससे यह पता चलता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान कितना है, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान कितना है। इसका दीपक एक फॉर्मूला है, कैसे उन्हें निकालेंगे दीपक प्रति व्यक्ति आय।
बताओ दीपक, दीपक सीनियर लड़का है। बस एकदम वेरी गुड शिवम। घर में पढ़े थे क्या? 10th में पढ़े थे? तो देखो तुमको समझ में आ रहा है, जब तुम अभी कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी एमटीएस दोगे, तो वहाँ यही सब क्वेश्चन रहता है। इसीलिए हम बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? 9th 10th 11th 12th, समझे नानक? सबसे अगर इस पे कमांड कर लोगे, आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी भी कहा था, जो यूपीएससी का तैयारी करता है उसको कहता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कब, कहाँ का? 6 to 12th का होता है पढ़ने के लिए, ठीक है। हालांकि 6 का बहुत स्टैंडर्ड लो रहता है, तो 9 से कम चल जाता है, जिसका थोड़ा बहुत बेसिक समझ में है तो 9th 10th 11th 12th का पता चल जाता है। इसीलिए जो है ये ड्यूरेशन बहुत पीक वाला होता है। इसमें अगर अच्छे से मन से पढ़ लिए, अभी कुछ दिन जो है विराट सर की कोचिंग में हम पढ़ाए भी थे बच्चों को वहां पे, तो हम देख रहे थे 10th का बिल्कुल सिलेबस ऐसा था जो कि बिहार पुलिस में आता है। उसका क्वेश्चन अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, याद कर लोगे, तो उसी क्वेश्चन से तुम लोग बिहार पुलिस निकालोगे। खाली करंट अफेयर वगैरह अगर उसमें पूछता है तो वही बोलता है। तो इसमें यही है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, तो यही इसका फॉर्मूला है। अब जरा जो है गूगल का जरा प्रयोग करो, जरा पूछो जरा सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय किस देश, किस राज्य का है? सिक्किम। 76,000 है यार का अभी करंट डाटा है। हाँ इसमें सबसे पहले यही लिखो, सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का है? हाँ सबसे ज्यादा सिक्किम, गोवा। गोवा सिक्किम सबसे ऊपर चला गया, 4 लाख से अधिक है। मतलब एक व्यक्ति का 4 लाख से अधिक है ना। ठीक है चलो उसमें लिखो यही लाइन, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा गोवा राज्य शीर्ष पर है। प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज्यादा गोवा राज्य शीर्ष पर है। इसमें लिख भी लेना दीपक कि इस गोवा का राष्ट्रीय आय कितना है, पर व्यक्ति कितना है, जो कि चार, कितना टोटल 4 लाख, 4 लाख से अधिक डाटा नहीं दिया है, जो कि 4 लाख से अधिक है, जो कि 4 लाख से अधिक है। तो इसमें हम लोग देखे दीपक कि वहां का राष्ट्रीय आय कितना है कुल, और वहां का जनसंख्या कितना है, डिवाइड कर दिए तो क्या है कि उसका प्रति व्यक्ति आय निकल गया। अब इसे बिहार में निकालोगे, बिहार का क्या है, कितना राष्ट्रीय आय है, और बिहार का जनसंख्या क्या है? भारत में सर्वाधिक जो है जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद क्या है, बिहार का है, तो ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे जो है एक वर्ग जो है वो बहुत अमीर है, एक वर्ग बहुत गरीब है, ठीक है। इसके पास 10 रुपया है, इसके पास 2 रुपया है, तो 10 2 12 रुपया को जो है अगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 6 मतलब इसका 4 रुपया उठा के किसको, इसको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारत बिहार में बहुत ज्यादा जो है, या तो मतलब तुम लोग जब दिल्ली में रहते थे तो वहां पे लोग जो है ना, मतलब 2 ही वर्ग के रूप में जानता है लोग, या तो बिहार का लोग सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसमें होता है, आईएएस आईपीएस में। सिविल सेवा में सबसे ज्यादा सिलेक्शन किसका होता है, बिहारी का होता है, बिहार के लड़के का होता है। या फिर वहां पे रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी क्या होता था, एक बिहार का ही होता था आदमी। तो वहां पे जो है इसी रूप में देखा जाता था। जब हम लोग जब मुखर्जी नगर में रहते थे तो वहां जो है ना बिहार का एक अलग ही क्रेज रहता था कि बिहार से अगर कोई लड़का आता था उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखा जाता था। वही उस वाले क्षेत्र से बाहर निकल जाते थे तो बिहारी को गाली के तौर पे देखा जाता था, ये सब रिक्शा ठेला चलाता है, मजदूरी करता है, गाली गुलम करते रहता है। और जब हम लोग मुखर्जी नगर वाले क्षेत्र में आते थे तो कहता था बिहार से आया है, बिहार का लड़के का सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है यूपीएससी में। अब सिलेक्शन का रेशियो घट गया। तो वही है, एक बगल जो है पर कैपिटल इनकम क्या है, बहुत कम है बिहार के मजदूरों को, एक बगल बिहार के जो आईएएस है आईपीएस है उनका बहुत इनकम ज्यादा है। तो इसको निकालने के लिए उनके पैसा को क्या है,
इसके पैसा हम शिफ्ट करना पड़ता है, जनसंख्या से डिवाइड करता है, तब जाके होता है। इसीलिए बिहार का क्या है स्थिति, सबसे ज्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है। जिसमें देखो मानक कितना है, 76,000 हैं? अभी जो अभी पारित हुआ था बजट, क्या दिया हुआ है, क्या बोला, गूगल से पूछे प्रति व्यक्ति आय बिहार का कितना है। मिला 76,000 76,000 है नहीं। हाँ, और जो कि राज्य में सबसे अंतिम है, ये भी लिखा हुआ है, तो लिखो पॉइंट दीपक, लिखो इसके बारे में, लिखो ना अगला पॉइंट। वहीं वहीं बिहार राज्य का, वहीं बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितना बोले, 76,000। हाँ लिखो, प्रति व्यक्ति 76,490 रुपया है, 76,490 रुपया है, जो कि सबसे न्यूनतम है। तो मोटा मोटी हम लोग ये टॉपिक को खत्म कर दिए। अब इससे वो जुड़ा हुआ कुछ हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब 15-20 क्वेश्चन जो है जुड़ा हुआ लिखेंगे। राष्ट्र लिख देना टॉपिक में, उतना सा जगह छोड़ देना दीपक। जैसे क्या है कि ये अगर कोई नोट्स बना रहा है तो तुम लोग आगे ध्यान रखना, जैसे तुम लोग नोट्स बनाते हो तो हर टॉपिक जब खत्म हो जाए तो एक पेज को क्या करना है, छोड़ देना है। उसमें क्या होगा कि जब तुम लोग एग्जामिनेशन देने जाओगे, कुछ कुछ हमेशा नया, इकोनॉमिक्स में क्या है, हर साल दर साल चेंज डाटा बदलते रहता है। पहला चीज तो ये होता है। दूसरा बात क्या है, कोई टॉपिक ऐसा लगे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ लगे कि यही एग्जाम में आया है, तो उसको क्या है तुम लोग राइट डाउन कर सकते हो उसमें। तो हमेशा जब भी नोट्स बनेगा तुम लोग एक पेज को छोड़ देना, तो ठीक है, उसमें लिखो, एक पेज को छोड़ के अगला उसमें लिखो, राष्ट्रीय आय से संबंधित, राष्ट्रीय आय विगत वर्षों के प्रश्न। ठीक है, ये एक लिख दो, बार बार नहीं, एक ही बार लिखना है, एक बार हम लिख दोगे तो समझ जाओगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित विगत वर्षों के प्रश्न। लिखो पहला क्वेश्चन दीपक, लिखो राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। इसको सीधे तीर मार के लिखते जाना ताकि तुम लोग को रिवीजन करने में आसान हो। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ शिवम, पढ़ाए थे कल। दीपक ये बताओ, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बादल बताओ, राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कल तुम लोग को बताया भी कि जहां प्रथम आए उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। सपोज यही क्वेश्चन आ जाए बिहार दरोगा में तो क्या करके आओगे? मनु बताओ, कल पढ़ाए थे राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो राष्ट्रीय आय का खोज किए थे, प्रथम बार जनगणना किए थे। राष्ट्रीय आय समिति की बात हो रही है। राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, ठीक है।
राष्ट्रीय आय समिति के हम अध्यक्ष को पूछ रहे हैं। लिखो पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अगला क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? कब किया गया था दीपक? राष्ट्रीय आय समिति गठन कब किया गया था? 1949। 1800 कहां तुम चले गए? समिति का गठन हो रहा है और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। और गठन कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। तुम्हारा नाम क्या है जी? अभिनव। ठीक है, अभिनव लिखो अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। कौन करता है दीपक? अभिनव कौन करता है? अभी लिखा थे ना, क्या बोले? बदल क्वेश्चन नहीं लिखे क्या? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO। ब्रैकेट लिखो, CSO से याद रहेगा। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ये क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत में हिंदू समृद्धि दर, भारत में हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? देखो यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय से होगा। अभी प्रति व्यक्ति आय पढ़ाए थे अभी टॉपिक, तो वहां कहां इस बात का चर्चा की है। भारत में हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए, भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए कौन विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन विधि का प्रयोग किया था? अभी 3 को बताए थे दीपक। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। लिख दो, इसे लिख दो। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। एक क्वेश्चन है अभिनव, तुम्ही से क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन बता रहे हैं, पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। बताओ अभिनव। हाँ हाँ, मोनू तुम 10th में तो पढ़े हो, कैसी है भारत की अर्थव्यवस्था? विकासशील है। नहीं, विकासशील का परिभाषा क्या है? पहला क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे। अर्थव्यवस्था क्या है विकासशील का? विकास जिस देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं साधनों का विकास नहीं हुआ है। हाँ, देखो 2 टर्मिनोलॉजी होता है दीपक, ठीक है? तुम महसूस करते हो दीपक,
तुम जो फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, क्यों बोल पा रहे हो? क्योंकि तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तो वहाँ जुबान पे आ जाता है, चढ़ जाता है जुबान जुबान पे। तो ये सब क्या, पढ़ाना भी बहुत अच्छा एक हैबिट है, इससे खुद का भी डेवलपमेंट होता है। कहीं तुम टॉपिक बोलने जाओगे, आज हम अगर बोलने में इतना एक्सपर्ट काहे हो पाए, पढ़े तो हम बहुत थे, दिल्ली में बहुत पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे जो है हम अपने दोस्तों को ही पढ़ाते थे, पार्क में बैठा के पढ़ाते थे, क्लास में बैठाते थे, ज्योग्राफी जिसका दिक्कत था उसको पढ़ाते थे। लेकिन हमको भी एक्सपीरियंस वैसा उस तरह से पढ़ाने का नहीं था। पिछले 2-3 साल से जो ताबड़तोड़ यहाँ पे पढ़ा है, तो मेरा बोलने का शैली इतना हुआ। कभी कभी तुम लोग देखते होगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, लिखते हैं, जब इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे थे तो बोलने का तौर तरीका, जब हम प्रशांत किशोर से मिले भी थे तो वहां भी इस बात के लिए मेरा काफी तारीफ हुआ था कि बहुत अच्छा बोलने का शैली है। तो ये चीज कैसे डेवलप हुआ? बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते, चीज को करते करते, तो ये चीज तुम्हारे अंदर भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। चीज को बोलने का शैली, तौर तरीका अच्छा है। तो ये चीज भी पढ़ने के साथ साथ एक्सप्रेस करना, कई लड़का होता है पढ़ तो लेता है, समझ लेता है, लेकिन समझा नहीं पाता है। इसीलिए बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन किया करो, आपस में चर्चा किया करो, डिस्कस किया करो। इससे क्या होता है, तुम्हारा भी डेवलपमेंट होगा और सामने वाले का भी डेवलपमेंट होगा। इससे एक अच्छा चेन बनेगा, कड़ी बनेगा। तो ये शाम को जब तुम वो करोगे दीपक, जब शाम को क्लास चलेगा, हम लोग जो है होली कब है जी? 3 तारीख को है। तो होली के बाद हम लोग शुरू करते हैं। आज कितना तारीख हो गया तुम्हारा? 21 तारीख हो गया। 7 दिन 10 दिन, 10 दिन के बाद से हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। और हम भी कुछ दिन आया कि तुम लोग क्लास लेंगे, समझा देंगे, बता देंगे, या हो सकता है हम बैठेंगे, तुम ही लोग डिस्कशन करना। 3 तारीख के बाद हम लोग जो है शाम का क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, वहां पर भी जो है कुछ कुछ डिस्कशन किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, ये चीज हो गया। CSO हम लोग पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन जो है तुम लोग लिखो, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? ये तो बता ही देगा अभिनव। दादा भाई। कौन क्या था? इसको क्या नहीं बोलने देते हो, बताओ। इसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। तुम लोग से पूछते हैं, इसीलिए पूछने से क्यूरियोसिटी पैदा होता है, तुम्हारे अंदर हिट करता है अचानक से, और वही एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारा काम करेगा। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा, याद आ जाएगा। कभी कभी देखे हो जी नानक, क्वेश्चन पढ़े तो दिमाग में ऑप्शन देखने से पहले ही आंसर आ गया, होता है ना? वो कैसे होता है? बार बार रिवीजन करने से, बोलने से, डिस्कस करने से। वही जब तुम लोग को पोडियम पे बुलाएंगे, जैसे मान के जितना बच्चा है, शाम को जितना लड़का आएगा, सबको एक एक दिन टास्क दे देंगे कि आज नानक 100 क्वेश्चन तुमको पढ़ाना है, आज बदल 100 क्वेश्चन तुमको पढ़ाना है, आज क्वेश्चन जो है 100 बदल तुमको। तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू। चिंटू आज 100 क्वेश्चन करना, चिंटू। तो चिंटू क्या करेगा, यहाँ पे खड़ा होकर पूछेगा कि 100 क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने? बादल तुरंत बोलेगा किसने किया था पहली बार? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन जो है चिंटू पूछेगा कि जो है भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ कब से होता है? 1 अप्रैल से। तो इस तरह से बोलते बोलते इसको भी दिमाग में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन याद होने लगेगा, क्वेश्चन याद होने लगेगा। फिर जो है जब एग्जामिनेशन देने जाएगा बिहार पुलिस का या SSC का एग्जाम, तो क्वेश्चन जैसे पढ़ेगा उसको तुरंत जो है ना क्वेश्चन दिमाग में हिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसी तरह से तरीका से होता है। तो तुम लोग को भी मौका मिलेगा यहीं पोडियम पे खड़ा हो जाना, तुम लोग डेली जो है बता देंगे 2-2 3-3 पेज कि तुम लोग को डिस्कस करना है, तुम लोग को खाली पूछना है। पूछते पूछते 1 महीना तुम लोग नोटिस करना कि 1 महीना में तुम्हारा लेवल कितना चला गया, कितना कॉन्फिडेंस आ गया। और देखो, पढ़ना क्या है, बहुत आसान है, लिखना उससे डिफिकल्ट है, और रिवीजन करना उस सबसे आसान है, उससे भी आसान है। जितना लिखा है अभी, जितना टॉपिक बताया, 10 मिनट में रिवीजन करवा सकते हैं। लेकिन देखो पढ़ने में कितना लगा, 2 घंटा, और लिखने में बहुत टाइम लग गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक था। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा थे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो, याद रहेगा, जानते तो वही, फिर भी लिख लो। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है? दादा भाई नौरोजी। अभी एक क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या है? शिवम के बगल में बैठे हो जो, सत्यम। अच्छा, सत्यम शिवम, ठीक है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। शिवम सत्यम पढ़ाए थे अभी क्वेश्चन की जो है, कौन क्वेश्चन पढ़ाए थे अभी? अभी कौन सा क्वेश्चन शिवम से पूछने वाले थे?
नहीं नहीं, वित्तीय वर्ष तो पूछ ही रहे थे, कुछ क्वेश्चन आया था दिमाग से उतर गया। हाँ, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने का क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, फिर आएगा तो पूछ देंगे। तो वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने का तिथि कब है जी? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो यही क्वेश्चन लिखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष। हाँ, एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में बेरोजगारी के क्वेश्चन लिखो तो जरा, विनब लिखो क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा, आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? हाँ बताओ दीपक, ये क्वेश्चन दीपक तुम एग्जाम में दिए होगे, बिहार पुलिस में कई बार पूछा है। ये ऐसा क्वेश्चन ताबड़तोड़ पूछा गया है। बेरोजगारी का आंकड़ा किसके द्वारा प्रदर्शित और जो है जारी किया था, प्रकाशित किया था, बताओ। बताओ दीपक। वेरी गुड, क्या होगा? NSO। पहले क्या था दीपक, नाम था नेशनल स्टैटिक और ऑर्गेनाइजेशन, और लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या हो गया? NSSO। लिखो NSSO। हाँ, पहले केवल NSO ही था, अभी क्या हाल ही में इसका नाम 19 में या 20 में चेंज किया गया। हाँ लिखो NSSO। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल, SAMPLE, सैंपल सर्वे ऑफिस। और एगो ब्रैकेट में इस जगह लिख लो CSO प्लस NSSO, CSO प्लस NSSO।